नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। इस वक्त की खबरों की ओर करेंगे, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद में ऑपरेशन में हुई लापरवाही से बीते 2 से 3 दिनों में 15 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी हैं। तो वहीं कई लोगों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की संभावना भी जताई जा रही है। बुधवार को सिविल सर्जन विनय शर्मा ने कहा कि वो खुद आंख अस्पताल गए थे, जहां स्पष्ट रूप से लिखित पत्र दिया गया कि 22 नवंबर के बाद जितने भी ऑपरेशन हुए हैं सबकी लिस्ट दी जाए। साथ ही उसका मोबाइल नंबर भी दें ताकि ट्रैक कर पता किया जा सके कि वो कहीं और तो इलाज नहीं करा रहे। दरअसल सिविल सर्जन विनय शर्मा ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लापरवाही हुई है। इसके कारण ही इस तरह की घटना घटी और हम लोगों को देखना होगा कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है। इसके लिए अभी भी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि हॉस्पिटल को फिलहाल बंद कर दिया गया है, अभी ओपीजी भी नहीं चल रहा। बता दें कि 22 नवंबर को ऑपरेशन किया गया था और पहले सूचना मिली थी कि 25 लोगों का ही ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अब जांच के बाद पता चला है कि कुल 65 मरीजों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। इसमें से 27 लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं। संभावना जताई जा रही है कि आंखें खराब होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। बुधवार को मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को सील करने के बाद अब अस्पताल को भी बंद कर दिया गया। और मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में गलत ऑपरेशन से आंखों की रोशनी निकाले जाने का मामला गुरुवार को भी विधानसभा में जोरदार गूंजा। कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि जनता जान रही है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। मुजफ्फरपुर में आंखों का ऑपरेशन होने के बाद से अब कई लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं। सरकार मूर्ख दर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। जिनकी आंखें खराब हुई हैं उन्हें आंखों को ठीक कराया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें दिल्ली या फिर यहां से जहां भी मदद की जा सके वहां भेजना चाहिए और उनके परिवार को मुआवजा भी देना चाहिए। इस दौरान अजीत शर्मा ने आगे ये भी कहा कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके कंट्रोल में डॉक्टर्स नहीं है। गलत तरीके से डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं और सबकी आंखें खराब हो रही हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि निश्चित रूप से सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। हम लोगों ने इस मामले को सदन में भी उठाया था। वहां से ऑपरेशन से 18 लोगों की आंखें चली गई। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सरकारी मदद जरूर मिलनी चाहिए। उन्हें आर्थिक मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों ने ऐसे ऑपरेशन किए हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में भाई वीरेंद्र ने आगे बताया कि सरकार हर चीज में कहती है कि जांच चल रही है, हर मामले में सरकार के लोग ही मिलते रहते हैं, लेकिन इस दौरान बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी कहा कि यह लापरवाही है और जिसने भी ऐसा किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हस्तरेखा, कुंडली और राशिफल देखकर अब बिहार में मरीजों का इलाज किया जाएगा। दरअसल सितारों को और उनके योग को देखते हुए चिकित्सक दवाइयां देंगे। बता दें कि सुनने में आया है कि अटपटी खबर लगेगी, लेकिन ये सच है। दरअसल बिहार के दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है, जहां राजकीय महाराज धीराज कामेश्वर सिंह को जयंती के अवसर पर ज्योतिष चिकित्सा की ओपीडी की शुरुआत राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दरभंगा में की गई। उद्घाटन के दौरान संस्थान के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद और विधानसभा के सदस्य अर्जुन सहनी मौजूद रहे। इस दौरान प्राचार्य को और बताते चलें कि प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने ये जानकारी दी कि आयुर्वेद चिकित्सा को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए ज्योतिष शास्त्र सहायक होगा। आयुर्वेद के सारे चिकित्सा काल के अधीन होते हैं और काल की सही गणना करने वाला एकमात्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र होता है। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए भी आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म, चिकित्सा आदि सभी काल पर निर्भर होते हैं। महर्षि सुश्रुत ने काल को स्वयंभू और ईश्वर की संज्ञा दी है। ऐसे में आयुर्वेद और ज्योतिष के माध्यम से पूर्ण रूप से स्वास्थ्य में गुणवत्ता में बेहतर सुधार हो सकेगा। वहीं आर्थिक अपराध इकाई की जांच रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग ने पुलिसकर्मियों से पैसे उगाही करने के आरोप में 2007 बैच के आईपीसी अधिकारी
मोहम्मद शफीउल हक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल बुधवार को ही गृह विभाग की ओर से ये कार्रवाई की गई। हालांकि आपको बता दें कि बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक आईपीएस अधिकारी ने रुपयों की वसूली के लिए न सिर्फ प्राइवेट एजेंट रखा था, बल्कि सीएम नीतीश कुमार के खास और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तक का नाम ले लेता था। इस दौरान ईओयू की जांच रिपोर्ट के अनुसार डीआईजी शफीउल हक, सहायक अवर निर्देशक मोहम्मद उमरान और एक निजी व्यक्ति के माध्यम से मुंगेर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिसंख्यक अन्य पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों से अवैध राशि की उगाही करता था। ईओयू ने जांच में यह भी पाया कि यह बात सामने आई है कि मोहम्मद उमरान के गलत काम की जानकारी होते हुए भी बतौर डीआईजी शफीउल हक ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पूरे मामले में उनकी सहभागिता साफ साबित होती है। सूत्रों के अनुसार अब डीआईजी शफीउल हक ने बिहार पुलिस के ही एक अधिकारी हरिशंकर कुमार को फोन किया था। डीआईजी ने आगे हरिशंकर से कहा कि तुम्हारे खिलाफ ऊपर से शिकायत आई है, उस केस को रिव्यू किया गया और तुमने उसमें गलती की है। अब तुमको मैनेज करने के लिए 15 लाख रुपए देने होंगे। ये बात सुनकर हरिशंकर ने कहा कि सर 15 लाख रुपए कहां से देंगे, 1.5 से 2 लाख तक दे सकते हैं। इस दौरान हरिशंकर ने दूसरे फोन में व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। साथ ही डीआईजी ने कहा कि ऊपर से आदेश है कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। हरिशंकर ने पूछा कि किसने दबाव बनाया। इस पर डीआईजी ने मुंगेर सांसद का नाम ले लिया और कह दिया कि ललन सिंह ने कहा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को एक बार फिर से तेजस्वी यादव और विपक्षी दल ने नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और आज सभी दल के नेताओं ने मिलकर अपनी बातों को उनके सामने रखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई इस बातचीत के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि राज्य सरकार अपने खर्च से जातीय जनगणना कराएगी। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बैठक में ये चर्चा होगी कि इसका क्या प्रारूप होगा। सभी विपक्षी दलों को मजबूती के साथ एकजुटता से सरकार पर दबाव बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने धन्यवाद किया। साथ ही ये भी कहा गया कि नीति आयोग की रिपोर्ट में 51% लोग जो गरीब हैं वो कौन है। कोई गरीब ना रहे, सबको मिले लाभ, इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। किसी सरकार के पास डाटा नहीं है और जब तक सही डाटा नहीं होगा तब तक सही विकास नहीं होगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जातीय जनगणना को जातीय भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, जिससे जो लोग समाज में पीछे छूट गए हैं उनको भी लाभ मिलेगा और हमने इसी मामले को पहले भी उठाया था। नीतीश कुमार से कई बार बोल चुके हैं और विधानसभा से 2 पारित हो गया है, लेकिन ये तो होना ही था। आज हम लोगों ने इसीलिए मुलाकात की ताकि जल्द ही इस मामले को शुरू किया जा सके। और बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन रहा, जहां हर दिन सदन के अंदर हंगामा तो चला ही, लेकिन सदन के बाहर भी किसी न किसी बात को लेकर लगातार विवाद जारी रहा। गुरुवार के दिन भी सत्र के चौथे दिन राज्य सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल विधानसभा में मंत्री जीवेश मिश्रा ने पटना के डीएम और एसएसपी पर अपमान करने का आरोप लगाया। कहा गया कि पटना के एसपी और डीएम की वजह से उनकी गाड़ी को विधानसभा में आने से रोक दिया गया। इस दौरान जीवेश मिश्रा ने कहा कि वो अब अधिकारी के निलंबन के बाद ही सदन में जाएंगे। आगे ये भी कहा गया कि पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी और सामने से डीएम और एसपी की गाड़ी निकल गई। इसके बाद गुस्से में आकर जोर जोर से मंत्री जी चिल्लाने लगे। मीडिया से कहा कि हम सरकार है, एसपी और डीएम के लिए उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि एसपी और डीएम की गाड़ी के कारण मंत्री की गाड़ी रोकना कहां का कानून है। जिस अधिकारी ने गाड़ी रोकी है, जब तक उसका सस्पेंशन नहीं होगा मैं सदन के अंदर नहीं जाऊंगा। बता दें कि इससे पहले भी अभी मंगलवार को ही आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी विधानसभा परिसर में भिड़ गए थे। गाली गलौज तक हो गई और भाई वीरेंद्र ने बीजेपी विधायक संजय सरावगी के लिए मिलावटी पैदाइश जैसे शब्द का इस्तेमाल तक कर दिया था। मीडिया के बीच बचाव के बाद ही ये पूरा मामला शांत हुआ।
और देवरांचल में पहली बार किसी दूल्हे की बारात सड़क मार्ग के बजाय हवाई मार्ग से निकाली गई। दरअसल दूल्हा बनके हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला खुद आंध्र प्रदेश रेलवे में इंजीनियर के पद पर तैनात है। गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ गई। वाकया ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के परसिया गांव का है, जहां बक्सर से उड़कर दूल्हा भोजपुर शादी करने निकला। बारात निकलने से पहले वहां मौजूद लोग हेलीकॉप्टर के साथ फोटो खिंचवाते और सेल्फी लेते नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि परसिया के सुरेंद्र नाथ तिवारी और उमरावती देवी की पुत्र राजू तिवारी आंध्र प्रदेश रेलवे में इंजीनियर हैं। बुधवार को उनकी शादी भोजपुर जिला के बढ़हरा थाना क्षेत्र के रामशहर गांव के स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार चौबे और इंदु देवी की बेटी कृपा कुमारी से तय हुई। दूल्हे राजू ने बताया कि शादी में दहेज नहीं ले रहा था, लेकिन दहेज कुप्रथा के कारण गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में अड़चन आती है। इस शादी के जरिए राज्य सरकार के दहेज मुक्त शादी के आह्वान का समर्थन करते हुए समाज को संदेश देना चाहता था, ताकि दहेज के अभाव में लड़कियों की शादी बाधित ना हो। इस संबंध में डीएम और डीएम के ओएसडी सह डीसीएलआर देवेंद्र प्रताप शाही ने बताया कि दूल्हे के परिजनों ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद ही स्थानीय अधिकारियों से जांच के बाद सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए अनुमति दी गई और इस दौरान राजू तिवारी की शादी इतिहास बन गई। ये पहला ऐसा मौका था जब दरियांचल का कोई दूल्हा हेलीकॉप्टर के जरिए शादी करने ससुराल पहुंचा। इसके पहले पूर्व विधायक के शादी की गई थी। इस दौरान आपको बता दें, हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड हुआ है और कई लोग यहाँ पर जुट चुके हैं और लोगों का हुजूम उमड़ चुका है इस अनोखी बारात को देखने के लिए। दरअसल आपको बता दें, दूल्हे ने अपने बात में कहा है कि जिस तरीके से पैसे के अभाव में और दहेज ना दे पाने की वजह से लड़कियों की शादी बाधित होती है, ऐसे में उनकी शादी बाधित ना हो, एक संदेश समाज में देने के लिए हेलीकॉप्टर से वो बारात लेकर आए। जिस दौरान वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे और इन्होंने शादी समारोह में हिस्सा लिया और उसके बाद अपनी शादी रचाई। दरअसल आपको बता दें, डीएम की अनुमति के बाद ही हेलीकॉप्टर से बारात निकालने की अनुमति दी गई थी और उस दौरान क्योंकि वो पहली ऐसी बारात थी जहां दूल्हा हेलीकॉप्टर से आया था, तो गांव के तमाम लोगों का हुजूम ये बारात देखने के लिए उमड़ पड़ा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, जहां लोग सेल्फी खींच रहे हैं और फोटोज और वीडियोज तक बनाए गए। बताते चलें कि शादी करने के लिए हेलीकॉप्टर से ही अनोखा दूल्हा निकला है। बारात लेकर गांव पहुंचा जहां उसने लड़की के साथ शादी की। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर से शादी करने के पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प बताई गई। दूल्हे का यह कहना है कि समाज में एक संदेश देने के लिए हेलीकॉप्टर से इस तरह से बारात निकाली गई, ताकि लोगों को संदेश दिया जा सके कि पैसों के अभाव में लड़कियों की शादी जो बाधित हो रही है वो बाधित ना हो। और इस अनोखे दूल्हे की बारात के बाद रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बताते चलें कि दाखिल अर्जी में जमीन के हिस्से के नक्शे को शामिल करने की अनिवार्यता का कानून तैयार हो गया है। बुधवार को बिहार राज्य दाखिल खारिज संशोधन कानून को लागू कर दिया गया है। बताते चलें कि यह विधेयक 2021 को विधानसभा ने मंजूरी दे दी है और अब विधान परिषद और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून का रूप लेगा। इसे पेश करते हुए राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि नए कानून से जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी, हिंसक वारदातें भी कम होंगी और विधेयक पर विपक्ष ने संशोधन को ध्वनिमित करके खारिज कर दिया गया। दरअसल दाखिल खारिज के समय दस्तावेज के साथ जमीन के उस हिस्से का नक्शा भी जुड़ जाएगा जिसकी खरीद बिक्री हुई है और उस पर जमीन के बदले स्वरूप की चौदही दर्ज की जाएगी। इस दौरान विभागीय मंत्री ने कहा है कि इससे पहले जमीन के नक्शे का दाखिल खारिज नहीं होता था। जमीन के किसी बड़े प्लॉट का एक हिस्सा कोई भी बेच देता था। ऐसे में खरीदार को पता ही नहीं चलता था कि उसके हिस्से की जमीन किधर है। कब्जा करने के समय जानकारी मिलती थी कि उसके प्लॉट तक जाने का रास्ता ही नहीं है।
कभी कभी तो ये तक देखने को मिला है कि जमीन की बिक्री 4 लोगों से कर दी गई और इसके बाद लोग आपस में झगड़ते रहे। नई व्यवस्था से अब ये फर्जीवाड़ा रुक सकेगा। मंत्री ने विधायकों से भी अनुरोध किया कि वो अपनी जमीन पर पारिवारिक बंटवारा करवा लें। वहीं बिहार के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 30वां दिन रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही रोज की तरह विधानसभा के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया और सरकार से उसकी समाधान की मांग की। इसी क्रम में एआईएमआईएम के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने एक बड़ी मांग की। हाथ में पोस्टर लिए अपने सहयोगी विधायकों के साथ वो नारेबाजी कर रहे थे और अख्तरुल इमाम ने कहा कि बिहार के सीमांचल के इलाकों में धारा 371 लागू हो। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान लिखने वालों ने ये कानून बनाया है कि जो क्षेत्र पिछड़ा हो गया है उसके उत्थान के लिए धारा 371 के तहत विशेष पैकेज दिया जाए। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन देश की कई जगहों पर ऐसा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के कच्छ में है और ऐसे में कर्नाटक के हैदराबाद रीजन में है। नॉर्थ के सभी राज्यों के कोई ना कोई जिले के विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है। ऐसे में हमारी मांग है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास कर रहे हैं तो हमारी मांग है हमारा क्षेत्र जो पिछड़ता जा रहा है उसके लिए धारा 371 की सिफारिश कीजिए और पैकेज दिलवाकर हमारा उत्थान कीजिए। और बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में हर्ष फायरिंग के मामले सामने आए हैं। इस दौरान एक महिला की मौत का मामला भी सामने आया। मृतका की पहचान दानापुर नगर परिषद की वार्ड संख्या 15 की पार्षद डॉक्टर सुजीता कुमार की पत्नी सन्नी देवी के रूप में की गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 लाइसेंसी राइफल और 1 लाइसेंसी पिस्तौल बरामद की गई। तो वहीं आपको बता दें कि 65 पिस्टल की गोली और 100 राइफल की गोली भी जब्त कर ली गई है। इस दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों उनका नाम सुजीत और पवन आर्मी के एक्स जवान बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जाता है कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 गोली वार्ड परिषद की पत्नी सन्नी देवी को लगी थी। घटना दानापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर की बताई जा रही है, जहां पर जयमाला के दौरान हवाई फायरिंग करने के क्रम में गोली लगने की घटना हुई। गोली लगने के बाद ही महिला को घायल अवस्था में राजा बाजार स्थित एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए जवाब दे दिया।